गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और हमारा जो यूनिट चल रहा है गैसीय अवस्था, हम उस यूनिट को आज आगे बढ़ाते हैं और हमारा नया टॉपिक है आज का वान डेर वाल समीकरण। अगर मैं वान डेर वाल समीकरण की बात करूं तो कल हम जब पढ़ रहे थे कि वान डेर वाल समीकरण आएगी, यानी आपको मैंने ये बताया था कि आदर्श गैस व्यवहार से अगर कोई भी गैस विचलन प्रदर्शित कर रही है तो उस विचलन को नेग्लेक्ट करने के लिए या उस विचलन को समझाने के लिए, उस विचलन को दूर करने के लिए वान डेर वाल ने कुछ संशोधन किए और उस संशोधन के बाद में एक नई समीकरण दी जिसको हम वान डेर वाल समीकरण के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या है वो वान डेर वाल समीकरण और क्या है वो संशोधन जो वान डेर वाल्स ने किए, उनके बारे में आज अपने पढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वान डेर वाल समीकरण है क्या, तो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT आदर्श गैस समीकरण होती है, यानी कि वह गैस जो PV इज इक्वल्स टू nRT समीकरण का पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। अगर उस गैस की, अगर कोई भी गैस की अगर मैं बात करूं, अगर उस समीकरण का जो पालन कर रही है तो वो आदर्श गैस होगी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई गैस होती नहीं है जो शून्य दाब के अलावा उस समीकरण का पालन करे। यानी कि सर ये तो डबल बात हो गई ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गैस आदर्श गैस होती नहीं है और आप बोल रहे हो कि जो समीकरण का पालन करती है वो होती है। हाँ होता है ना, जो समीकरण का पालन करती है वो आदर्श गैस होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी है जब 0 डिग्री और 0 एटमॉस्फेयर दाब हो। अगर दाब बढ़ा दिया जाए किसी गैस का तो वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित कर देती है। तो उसके लिए फिर वो गैस आदर्श नहीं होती तो क्या बन जाती है, वास्तविक गैस। तो सर वो वास्तविक गैस क्यों बन जाती है, फिर जो विचलन है वो क्या है, इन सबको समझाने के लिए, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए वान डेर वाल्स ने एक समीकरण दी थी जिसको हम वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। वो समीकरण क्या है, तो सबसे पहले अपने थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे इसके बारे में कि वान डेर वाल्स ने वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कोई भी गैस है वो आदर्श गैस क्यों नहीं है, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में दाब व आयतन में, अरे दाब और आयतन, कोई भी गैस होगी तो उसका कुछ ना कुछ दाब होगा, प्रेशर होगा, कोई भी गैस होगी तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। उसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करके एक नई समीकरण बनाई जिसे वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। अब वो संशोधन क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वान डेर वाल समीकरण कैसे आई। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो है ना, ये वान डेर वाल समीकरण है। अब ये आई कैसे वो हम पढ़ेंगे। ये समीकरण वान डेर वाल समीकरण है जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और ये निर्भर किस पे करते हैं, ये गैस के कणों के आकार पे निर्भर किस पे करते हैं, गैस के कणों के आकार पे ए और बी है वो निर्भर करते हैं गैस के कणों के आकार पे। किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आयतन में संशोधन। आयतन में संशोधन का मतलब यह है कि किसी भी गैस का कोई आयतन है, मान लीजिए कोई भी गैस है, ठीक है, एक गैस है, उसके आयतन में संशोधन से मतलब मेरा यह है कि उस गैस का आयतन, मैं आपको बता देता हूं कि कोई गैस है, उस गैस का आयतन V है, ठीक है, आयतन V है, लेकिन जब तक वो गैस आदर्श गैस है ना, तब तक तो उस गैस के कणों का आयतन, अब ये तो आपको पता ही है कि कोई गैस होगी तो उसमें कण होंगे, ये तो पता ही है आपको। अब वो आयतन क्या होता है, फिर आयतन वो स्थान होता है जहां पर वो गैस विचरण कर रही है। समझ गए मेरी बात को, आयतन वह स्थान होता है जहां पर वो गैस क्या कर रही है, विचरण कर रही है। अब कोई गैस जब तक आदर्श गैस है ना तब तक तो वो आयतन V रहेगा, यानी कि इस पूरे V आयतन में वो गैस विचरण करती रहेगी, लेकिन जैसे ही वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करेगी, जैसे ही डेविएशन आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अरे हो कुछ नहीं जाता, जब तक कोई गैस आदर्श गैस है ना तब तक उसके कणों का आकार बहुत छोटा है, और जैसे ही वो कणों का आकार बड़ा है, किसी गैस के मान लीजिए कणों का आकार बड़ा है, तो ये मुझे बताइए कि क्या कणों का खुद का कुछ आयतन नहीं होगा क्या, गैस के कण है वो गोलाकार होते हैं, क्या उनका खुद का कोई आयतन नहीं होगा क्या। ये समझने वाली बात है कि कोई गैस है, मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में मैंने कोई गैस भर रखी है, अब इसका आयतन है 2, कोई भी इकाई मान लीजिए, ठीक है, 2 लीटर आयतन है इसका, है
2 लीटर आयतन है। अब मेरे को एक बात बताइए कि इसमें भरी हुई जो गैस है उसके कणों का आयतन भी तो होगा। उस गैस के किसी एक कण का कुछ खुद खुद का तो कुछ तो आयतन ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसका आयतन 2 पूरा कैसे हो सकता है गैस का, क्योंकि वो खुद भी तो कुछ स्थान घेर रहे हैं कण। यानी कि कुल आयतन उस गैस का, वह आयतन जिस आयतन में वो गैस विचरण कर रही है, वह आयतन v ना होकर के उसमें से कुछ कम होगा। कम कितना होगा? कम उतना होगा जितने गैस के कण आयतन को घेर रहे हैं। अब वो कितने आयतन को घेर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए पात्र में n कण है गैस के, ठीक है, पात्र में n कण है गैस के, और उसका आयतन कितना है एक कण का? b। एक कण का आयतन कितना है? b। गैस के किसी कण का आयतन b है। अगर b गैस के एक कण का आयतन है और उस गैस के n कण है, तो उस पात्र में टोटल उस गैस के कणों का आयतन कितना हो जाएगा? nb हो जाएगा। समझ में आई बात? ट्रिकी है, समझो। यानी कि आयतन वह क्षेत्र है किसी भी गैस के लिए जहां वो विचरण कर रही है। समझ गए? क्योंकि गैस को कितने बड़े पात्र में डाल दो वो पूरे आयतन को घेर लेती है। तो वह आयतन वह चीज है जहां पर वो विचरण कर रही है। लेकिन जब तक वो आदर्श गैस है तब तक तो वो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम भी ही होगा, क्योंकि उसके जो गैस के कण है ना, वो कण खुद का जो आयतन है वो नगण्य मान लिया जाता है कि गैस के कणों का खुद का आयतन इतना है कि वो नगण्य है। लेकिन जैसे ही आदर्श व्यवहार से विचलन होगा, जैसे ही दाब बढ़ेगा तो गैस के कण पास आएंगे तो एक दो तीन चार कण मिलकर आपस में एक बड़ा कण बना लेंगे, गैस के कणों का आकार बढ़ जाएगा। अब जैसे ही वो गैस वास्तविक गैस बनी, जैसे ही आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करी, तो उसी वक्त उस गैस के खुद के कण का भी कुछ न कुछ आयतन होगा। वो आयतन कितना होगा? वो आयतन b होगा। और जितने कण होंगे, यानी कि मान लीजिए किसी भी गैस के n कण है, तो n कण है तो वो कुल आयतन उस गैस का nb, गैस के कणों का कुल आयतन nb, और वह विचरण कितने में कर रही है? v में। तो गैस का आयतन v माइनस nb। यही तो बताना है। इस आयतन को कहते हैं अपवर्जित आयतन। यहां पर देखिए vi इज इक्वल्स टू v माइनस nb। जहां पे v क्या है? v तो वह क्षेत्र है जहां पे गैस विचरण कर रही है, वह आयतन जहां पर कोई भी गैस विचरण कर रही है। लेकिन nb माइनस कर दो। nb क्या कर दे? माइनस। अरे सर nb वह माइनस कर दो जो उस गैस के कणों का खुद का आयतन है। तो ये vi क्या आ गया? ये vi अपवर्जित आयतन आ गया। यानी कि वह क्षेत्र, वह अपवर्जित क्षेत्र जिसमें वास्तविक गैस विचरण कर सकती है। अगर गैस वास्तविक नहीं होती, गैस आयतन होती, तो उसका आयतन v रहता, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही गैस आदर्श नहीं रही, आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित किया, तो उसमें आयतन कौन सा लिया जाएगा? ये अपवर्जित आयतन लिया जाएगा। ये संशोधन किया था। ये किसने किया था? ये संशोधन 1865 में हार्न नाम के वैज्ञानिक ने किया था। 1865 में हार्न नाम के साइंटिस्ट ने यह संशोधन दिया था, जहां पर b क्या है? उस कण का आयतन किसके बराबर होता है? b बराबर होता है 4n4/3 पाई r क्यूब के, जहां पे n अवोगाद्रो संख्या है और r क्या है? अणु की त्रिज्या। और अवोगाद्रो संख्या आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये है अपने b का आयतन और ये है आयतन में संशोधन, जिसको क्या बोला जाता है? अपवर्जित आयतन। ये तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आयतन में संशोधन हो गया, अब दाब में भी कुछ संशोधन कर देते हैं। तो दाब में संशोधन कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कोई भी ये पात्र है, इस पात्र में गैस है, मान लीजिए उसके कण, ये कण है b और एक ये कण है a। अब दाब क्या होता है किसी भी गैस का? दाब को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो दाब तो वह बल ही होता होगा। दाब बल ही तो होता है। कौन सा बल? दाब तो सर वह बल होता है जो किसी भी गैस के द्वारा उसकी पात्र की दीवारों पर लगाया जाता है। किसी भी गैस के दाब की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लूं कि अरे यार आप दाब कर रहे हो गैस की, क्या होती क्या है बेसिकली दाब किसको कहोगे? किसको? गैस का दाब है क्या? तो सर दाब तो बल होता है। अरे कौन सा बल?
सर वह बल जो गैस पात्र की दीवारों पर लगा रही है, बिल्कुल वही बल होता है। तो सर आप ये मुझे बताइए कि आप ये बात तो बोल रहे हो कि दाब वह बल है जो गैस के कणों द्वारा पात्र पर लगाई जाती है। तो सर जब तक गैस आदर्श गैस है तब तक तो कणों का आकार छोटा है, लेकिन सर जैसे ही गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है तो वो गैस बन जाती है वास्तविक गैस। अब ये वास्तविक गैस का कणों का खुद का भी तो कुछ आयतन होता है। हाँ सर आयतन होता है, तो सर ये खुद भी तो कुछ बल लगाते होंगे। होता क्या है देखो, बेसिकली ये कण पात्र की इस दीवार से टकराता है, इस दीवार से टकरा के इस दीवार से टकराता है, क्योंकि गैस के कण बिल्कुल सीधी रेखा में गति गमन करते हैं, जिगजैग गति करते हैं और बल लगाते हैं पात्र की दीवारों पर, उसको हम दाब कहते हैं। लेकिन ये कण बी है, ये खुद भी तो कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अन्य कणों पर लगा रहा होगा। बिल्कुल, मान लीजिए ये बी है, ये चारों ओर अन्य कणों से घिरा हुआ है। अब ये कण भी तो इसके ऊपर आकर्षण बल लगा रहे होंगे। हाँ सर बिल्कुल लगा रहे होंगे, ठीक है, इसके ऊपर आकर्षण बल लगा रहे हैं, चारों तरफ बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो चारों तरफ बराबर लग रहा है यानी कि एक दूसरे को बल नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट कर देंगे तो ये जो गति जिस स्पीड में कर रहा था उसी स्पीड में करेंगे। लेकिन यहां बीच में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरूरी थोड़ी है गैस के सारे कण पात्र के बीच में ही रहे। जब कोई गैस का कण इस दीवार के पास होगा या इस दीवार के पास होगा, अब इस दीवार के पास में कण जैसे ही पहुंचेगा तो यहां पर आगे दीवार है, यहां पे कण है, तो इससे आगे तो कोई कण हो ही नहीं सकता। यानी कि ये कण है, मान लीजिए ये यहां टकराने वाला है, तो इससे आगे तो कोई कण है ही नहीं, कण तो साइड में बच गए या पीछे बच गए। तो ये बताइए कि इसके ऊपर बल, ये आकर्षण बल इधर 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 और इधर को नहीं लगेगा क्या? किसके द्वारा? गैस के अन्य कणों के द्वारा लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। तो ये पात्र के टकराने वाला है इस दीवार के और पीछे की तरफ आकर्षण बल महसूस कर रहा है, तो इसकी गति कुछ कम नहीं हो जाएगी क्या? अरे हाँ सर बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना? हो जाएगी, है लॉजिकल बात, है ना लॉजिक इस बात में? तो हाँ सर लॉजिक है, बिल्कुल कम हो जाएगी। अरे तो कम हो जाएगी तो दाब उतना ही रहेगा क्या? अरे दाब उतना ही रहेगा क्या? क्योंकि स्पीड कम हो गई तो बल कम लगाएगा पात्र की दीवार पे, और पात्र की दीवार पे बल कम लगा रहा है, इसका मतलब गैस का दाब कम होगा। गैस का दाब वह दाब नहीं रहेगा जो आदर्श गैस के टाइम था। वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैस से भिन्न होता है, इसीलिए होता है क्योंकि गैस के खुद के कण भी कुछ ना कुछ आकर्षण बल कणों पे लगाते हैं एक दूसरे पे। हाँ सर बिल्कुल। तो वो दाब क्या होगा? अरे सर वो कुल दाब P जो होगा ना गैस का, वो PI माइनस P डैश होगा। है ये क्या बता दिया आपने? अरे PI तो वो दाब जो आदर्श गैस लगा रही थी, और P डैश कौन सा? अरे सर P डैश तो कम हुआ दाब। कम कौन सा? कितना दाब कम हुआ? वो दाब कौन सा है? P डैश। अब ये PI में से P डैश घटा देंगे ना तो उसका एक्चुअल दाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्चुअल दाब आ जाएगा कि एक्चुअल दाब लगा कितना रही है। एक्चुअल जो आदर्श गैस का P दाब था ना, वो उस P दाब के बराबर नहीं होगा, वो कम हो रहा है। कितना? P डैश कम हो रहा है। तो वो अब अपने को क्या निकालना है? PI का मान। तो PI कैसे निकल जाएगा? इसको इधर ले जाओ, P प्लस P डैश। अब ये लोचा तो P डैश का है, P डैश का मान पता चल जाए तब तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं रहे, फिर तो ये जो संशोधन करके दाब आया है वो निकल ही जाएगा। तो ये P डैश क्या है? ये P डैश गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व पर कैसे निर्भर करेगा? अरे जितने ज्यादा गैस के कण होंगे उतने ज्यादा दाब आकर्षण बल लगाएंगे और उतना ज्यादा दाब कम करेंगे। भाई जितने ज्यादा कण होंगे और घनत्व जितने ज्यादा कण उतने घनत्व जितना ज्यादा कण उतने ज्यादा, जितने ज्यादा कण उतना ज्यादा आकर्षण बल लगाएंगे, और उतना ज्यादा आकर्षण बल लगाएंगे दाब उतना कम होता जाएगा। अरे हाँ सर बिल्कुल। तो ये गैस के घनत्व पर निर्भर करता है, और किसी भी गैस का घनत्व क्या होता है? N M अपॉन V, जहां पे M क्या है? M गैस का अणुभार है। गैस का घनत्व M अपॉन V होता है जहां M गैस का अणुभार है, जो कि प्रत्येक गैस के लिए एक स्थिरांक है। कोई भी गैस के लिए उसका अणुभार जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर ये M कांस्टेंट है, M अगर कांस्टेंट है तो फिर P किस पे निर्भर करता है? N बटे V पर ही निर्भर करेगा ना। N बटे V पर तो निर्भर करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि सर P डैश जो है वो N अपॉन V के होल स्क्वायर के समानुपाती होगा।
यानी गैस के एन क्या है, गैस के कण, वी आयतन, यानी गैस के कण जितने ज्यादा होंगे उसका पी डैश का मान ही उतना ज्यादा होगा। अब जैसे ही पी डैश का मान निकालेंगे तो ये समानुपात का चिन्ह हटाते ही एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं ए। और ये निर्भर किसके पे करता है, अभी बताया था गैस के कणों के आकार पे। तो पी डैश का मान आ गया। अब ये पी डैश का मान कहां रख दो, इस समीकरण में रख दो। तो पी आई का मान अपने पास क्या आ जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। पी आई का और वी आई का मान आ गया, ये कहां रख देंगे, पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण में लिख दीजिए, जहां पे पी आई क्या है, संशोधित दाब, और वी आई क्या है, संशोधित आयतन। दोनों को रख दिया, रखने के बाद में ये समीकरण आ गई। इस समीकरण को वान डर वाल समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण को वान डर वाल समीकरण कहा जाता है। और ये जो संशोधन था ये 1865 में किसने दिया था, हरन ने दिया था। 1865 में किसने, हरन ने। तो ये था आपका वान डर वाल समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि वान डर वाल समीकरण को समझाइए, या किसी भी गैस के दाब व आयतन में वान डर वाल के द्वारा किए गए दाब व आयतन संशोधन को समझाइए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेम में पूछा जाता है। तो ये है आपका वान डर वाल इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद में अपने जो कीमती रिएक्शंस होते हैं, जो आपको समझ में आता है या कुछ समझ में नहीं आता, या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और दिक्कत है, या क्लासेस से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि कोई समस्या है या कोई तरीका पढ़ाने का चेंज करना है। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाए। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।